नमस्कार दोस्तों, राजस्थान इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। तो साथियों, आज आप देख सकते हो सॉल्यूशन चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज है। तो इसमें आप देख सकते हो क्वथनांक में उन्नयन या वृद्धि व हिमांक में अवनमन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज करवाया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 5 ग्राम यूरिया और 100 ग्राम जल में घोला जाए तो विलयन का क्वथनांक ताप क्या होगा। क्वथनांक ताप और विलयन का क्वथनांक ताप पूछा है, मतलब टीएस पूछा है। एस का मतलब टीएस में सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन का ताप आपसे पूछा है। तो टीएस निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। तो यहाँ पर बात करी गई है कि 5 ग्राम यूरिया है और उसमें 100 ग्राम जल में उसको घोला गया है। तो 100 ग्राम जल में उसको घोला गया है, मतलब विलायक में उसको घोला गया है। तो विलयन का क्वथनांक ताप आपसे पूछा है। तो यहाँ पर घोलने के बाद बात करी गई है यूरिया को, 5 ग्राम यूरिया को, मतलब एवाशील विलय इसमें घोला जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे डेल्टा टीबी जो है, वो डेल्टा टीबी जो है उसका फॉर्मूला आपको लगाना होगा। डेल्टा टीबी बराबर टीएस माइनस टी जीरो। ये मैंने कल आपको बताया था जब क्वथनांक ताप वगैरह पढ़ाया था। तो उस टाइम बताया था कि विलयन का जो क्वथनांक ताप होता है वो ज़्यादा होता है विलायक, शुद्ध विलायक की तुलना में, क्योंकि उसमें जब एवाशील विलय मिलाया जाता है तो विलयन का क्वथनांक ताप जो है बढ़ जाता है। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, डेल्टा टी बी बराबर टी एस माइनस टी जीरो। अब यहाँ पर आपको जो है विलयन का क्वथनांक ताप निकालना है, और डेल्टा टी बी आपको निकालने के लिए मैंने कल फॉर्मूला बताया था, और टी जीरो जो है ये शुद्ध विलायक का ताप था। तो ये आपको जो है दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है अब आप निकालोगे, कैसे निकालना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था डेल्टा टी बी निकालने का तरीका। डेल्टा टी बी बराबर क्या था, के बी इंटू स्मॉल एम, और जल के लिए के बी कितना था, 0.52 था। ये आपको याद रखना था, जल के लिए के बी। तो यहाँ पर डेल्टा टी बी निकाल लेते हैं सबसे पहले हम, फिर आपको टी एस निकालना आसान हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही आपने डेल्टा टी बी निकाल लिया तो डेल्टा टी बी को इधर रख दोगे आप, और टी एस आप निकाल लोगे। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने डेल्टा टी बी निकाला है। तो डेल्टा टी बी निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया था मैंने, डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू स्मॉल एम। स्मॉल एम यहाँ पर मोललता है, मोलेलिटी। तो मोलेलिटी है स्मॉल एम। तो ये मोलेलिटी निकालने का तरीका मैंने बताया था आपको, डब्लू ए अपॉन एम ए इंटू 1000 अपॉन डब्लू बी। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, डब्लू ए अपॉन एम ए इंटू 1000 अपॉन डब्लू बी। ये आपको मैंने तरीका बताया था मोललता निकालने का। तो इस फॉर्मूले से आपको मोललता निकालनी होगी। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर के बी का मान रखते हैं सवाल में। के बी रख दिया मैंने 0.52। अब अपने को मोललता निकालनी है, स्मॉल एम का मान। तो स्मॉल एम का मान निकालने के लिए डब्लू ए, मतलब ए का भार, ए का भार आपको दे रखा है 5 ग्राम। डब्लू ए मतलब यहाँ पर यूरिया जो मिलाया जा रहा है। तो 5 ग्राम जो है यूरिया है, और उसका अनुभार 60 होता है। तो डब्लू ए अपॉन एम ए कर दिया, एम ए यहाँ पर अनुभार था, इंटू 1000 अपॉन डब्लू बी। 1000 ऊपर रख दिया, और डब्लू बी मतलब बी का भार। बी का भार आपको सवाल में दे रखा है 100। तो 100 जो है यहाँ पर आपको देख लीजिए, 100 ग्राम जल में उसको घोला जा रहा है। तो मतलब विलायक का भार यहाँ पर हो गया बी का भार 100। तो वो 100 का 100 रख दिया अपन ने सवाल में। अब आपको जो है यहाँ पर डेल्टा टी बी निकालना था, और डेल्टा टी बी बराबर क्या होता था, टी एस माइनस टी जीरो होता था। टी एस माइनस टी जीरो वो हमने यहाँ पर रख दिया। अब आप यहाँ से निकालोगे। अब पहले इधर को जो है आप 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। 1 जीरो से जो है 1 जीरो चला जाएगा, इधर 5/6 बचेगा, इधर 0.52 बच गया। ठीक है। तो इसको और सॉल्व करोगे तो 2.60 अपॉन 6 आ जाएगा, और इसको और सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 0.43 आ जाएगा। टी एस माइनस टी जीरो बराबर क्या आ गया, 0.43 आ गया। अब यहाँ से टी एस की वैल्यू आपको निकालनी है। टी एस की वैल्यू निकालने के लिए आपको जो है यहाँ पर टी जीरो को इधर साइड में ले जाना होगा। तो इधर टी जीरो आ गया, इधर 0.43 रह गया। अब यहाँ पर जो है आप सभी को पता है कि शुद्ध विलायक का ताप जो है यहाँ पर 100 होता है, 100 डिग्री। 100 डिग्री पर ही कोई द्रव जो है उबलता है। तो यहाँ पर 100 जो है टी जीरो का मान अपन ने जो है 100 रख दिया यहाँ पर, क्योंकि ये टी जीरो जो है 100 होता है, क्योंकि 100 डिग्री पर ही जल जो है उबलता है। तो यहाँ पर शुद्ध विलायक का जो ताप था वो 100 था, और 0.43 जो है यहाँ पर ये हो गया। अब इसको 100 को इसमें जोड़ोगे तो 100.43 टी एस का मान आपको आ जाएगा। तो जल के लिए जो है ताप आपको 100 मान के चलना है।
तो 100 जोड़ोगे आप इसमें तो 100.43 यहाँ पर आ जाएगा। तो आपसे विलयन का तापमान पूछा था, वो आपका निकल गया 100.43। तो विलयन का क्वथनांक ताप हो गया 100.43। तो इस प्रकार से आपको ये सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताता हूँ यहाँ पर 10% W/W ग्लूकोज के जलीय विलयन का हिमांक ताप बताइए यदि KF का मान जो है 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। तो अब आपसे यहाँ पर विलयन का क्या पूछा, सॉल्यूशन का हिमांक ताप, मतलब क्या पूछ लिया आपसे, TF का मान पूछा है। ठीक है, TF विलयन का हिमांक ताप था और TF0 जो था वो शुद्ध विलायक का था। जीरो जहाँ लग जाए वो शुद्ध विलायक के लिए लगाता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 10% W/W का मतलब भार अपॉन भार है यहाँ पे। ठीक है, मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज जो है वो 100 ग्राम जल में घोला गया है। तो ये आपको परसेंटेज दे रखी है 10%, इसका मतलब 100 ग्राम में 10 ग्राम मिलाया गया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 10/100 हो जाएगा ना, परसेंटेज हटाओगे तो मतलब 10 ग्राम घोला गया है किसमें, 100 ग्राम जल में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा 10 ग्राम ग्लूकोज और 100 ग्राम जल, मतलब ये 100 ग्राम तो हो गया विलायक का भार और 10 ग्राम हो गया विलय का भार। ठीक है, और ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था जब हिमांक ताप की बात करी थी। डेल्टा TF बराबर क्या होता था, वहाँ शुद्ध विलायक में से जो है TF घटाया जाता था, मतलब विलयन का हिमांक ताप घटाया जाता था। शुद्ध विलायक का ज़्यादा होता था हिमांक ताप वाले में, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्योंकि जब उसमें अवाष्पशील विलय मिलाओगे तो वो घट जाएगा उसका जो हिमांक ताप था। तो एक फॉर्मूला मैंने बताया था डेल्टा TF बराबर KF इंटू स्मॉल m। अब यहाँ पर डेल्टा TF का मान मैंने ऊपर रख रखा है, वो इस जगह पर आ जाएगा। इधर जो है KF इंटू स्मॉल m आपको निकालना है। KF का मान सवाल में दे रखा है 1.86, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी याद रखें। जल के लिए KF जो है 1.86 होता है और KB जो है 0.52 होता था। स्मॉल m निकालोगे आप, स्मॉल m मतलब मोललता यहाँ से निकालनी है। मोललता का मतलब WA/m है। WA जो था वो 10 था सवाल में, 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम जल में घोला था, तो 10 तो हो गया यहाँ पर WA, और ग्लूकोज का जो अनुभार था वो होता है 180, वो अपोन में रख दिया अपन ने, और इधर W भी 1000 अपॉन W भी था, 1000 इधर हो गया, और W भी जो है यहाँ पर 90 होगा। बस ये ध्यान रखना है आपको, क्यों होगा, क्योंकि 10 ग्राम ग्लूकोज जो है वो 100 ग्राम जल में घोला गया है, मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज जो है वो कितने ग्राम में घोला गया है, 100 ग्राम में। तो टोटल जो था वो कितना हो बच गया, 90 बच गया। 100 में से 10 जाएगा तो कितना बचा, 90। तो ब्लैक का जो भार था वो कितना था, 90 था, क्योंकि उसमें 10 ग्राम तो ग्लूकोज थी 100 ग्राम जल में। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, 100 - 10 करना था आपको, तो 90 W भी रखना था आपको। तो ये बात ध्यान रखनी होगी यहाँ पर, 100 में से 10 घटाओगे आप तो 90 आएगा, तो 90 यहाँ पर आपको विलायक का भार रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप ऊपर। अब आपको ये सॉल्व करने होंगे और डेल्टा TF का मान आपको रखना होगा। इधर से आप सॉल्व करोगे इसको तो जो है यहाँ पर 1.16 आ जाएगा। इधर TF का जो है आप रखोगे मान, TF0 - TF था, और इधर 1.16 हो गया। अब यहाँ पर जो TF0 है वो कितना होता है जल के लिए, TF0 का मतलब शुद्ध विलायक का हिमांक ताप। तो हिमांक जो है मतलब बर्फ़ कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर बनेगा, बर्फ़ बनेगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और TF को दूसरी साइड में आप ले जाओगे, इधर से TF को इधर ले गए, और इधर माइनस में हो गया 1.16 हो गया। तो यहाँ पर बचा विलयन का हिमांक ताप। अब विलयन का हिमांक ताप निकालना है तो TF0 जो है वो कितना होगा, 0 होगा। ये 0 रख दिया मैंने यहाँ पर। क्यों रखा है यहाँ पर 0, क्योंकि जल के लिए हिमांक ताप जो है 0 होता है, अर्थात जल जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ बनती है। तो 0 - 1.16 हो गया यहाँ पर, और इधर TF का मान आ गया -1.16। तो ये आपका जो है यहाँ पर विलयन का हिमांक ताप आ गया। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी क्वेश्चंस इसी प्रकार से आपके सॉल्व होंगे, चाहे KB के हों, चाहे जो है आपके डेल्टा TF के हों, कोई भी मान हो आपका, चाहे हिमांक से रिलेटेड हो चाहे क्वथनांक से, सभी प्रकार के क्वेश्चंस ऐसे ही टाइप जो है आपको सॉल्व करने होंगे। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके सवाल जो है आने वाले हैं एग्जाम में भी, और आपको ऐसे ही सॉल्व करने पड़ेंगे। एक विलयन का क्वथनांक ताप आपको दे रखा है 101.04 डिग्री सेंटीग्रेड है, तथा इसका हिमांक ताप आपको निकालना होगा, और KB और KF के मान आपको सवाल में दे रखे हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा है हिमांक ताप, तो हिमांक ताप आपको निकालना है, विलयन का हिमांक ताप।
क्वथनांक ताप आपको दे रखा है इतना और हिमांक ताप आपसे पूछा है। तो आपको मैं एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ। आप जो है अलग अलग दोनों का निकालोगे। पहले आप विलयन के लिए जो है क्वथनांक ताप वाला फॉर्मूला लगाओगे, फिर हिमांक ताप वाला फॉर्मूला लगाओगे। ऐसे करने के बजाय मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। वो फॉर्मूला आप यदि लगा दोगे डायरेक्ट तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको लगाना होगा क्योंकि दोनों दे रखे हैं आपको। दोनों का अनुपात कर लीजिए, डेल्टा टी बी अपॉन डेल्टा टी एफ बराबर के बी इंटू स्मॉल एम अपॉन के एफ इंटू स्मॉल एम। तो यहाँ पर स्मॉल एम से आप स्मॉल एम को काट दीजिए और बचेगा यहाँ पर के बी अपॉन के एफ, इधर डेल्टा टी बी अपॉन डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी बी का मान आपको दे रखा है, यहाँ पर मान शायद दे रखा है डेल्टा टी बी का मान 1.86 के आसपास था। यहाँ पर देखते हैं दे रखा है क्या डेल्टा टी बी का मान। सवाल में आपको दे रखा है विलियन का क्वथनांक ताप टी एस का मान दे रखा है आपको 101.04। डेल्टा टी बी का नहीं दे रखा है, विलियन का दे रखा है, मतलब टी एस का मान दे रखा है। विलियन के लिए क्वथनांक ताप दे रखा है, विलियन के लिए क्वथनांक ताप का मतलब टी एस दे रखा है 101.04। तो पहले हम यहाँ पर उस फॉर्मूले को लिखते हैं। फॉर्मूला लिख दिया, लिखने के बाद आपने स्मॉल एम को काट दिया। इस फॉर्मूले को आप आगे जो है देखोगे यहाँ पर के बी अपॉन के एफ का मान आपने रख दिया। के बी का मान 0.52, के एफ का 1.86 था, वो आपने सवाल में रख दिया। उसके बाद डेल्टा टी बी जो था वो टी एस माइनस टी जीरो होता था और डेल्टा टी एफ जो है वो टी एफ जीरो माइनस टी एफ होता था, वो लिख दिया यहाँ पर। आगे आप देखोगे यहाँ पर अब टी एस का मान आपको सवाल में दे रखा है। टी एस का मान था 101.04, ये सवाल में दे रखा है। और जल के लिए टी जीरो का मान कितना है वो भी सवाल, वो भी आपको खुद को पता है कि जल के लिए टी जीरो जो है वो 100 होता है, तो 100 रख दिया यहाँ पर। इधर जो है आपने टी एफ जीरो जो है, टी एफ जीरो का मान जो है आपको पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल जो है उबलता है, तो टी एफ जीरो जो है आप रख सकते हो यहाँ पर भी। और आपसे जो है विलियन के लिए हिमांक ताप टी एफ का मान पूछा है, तो ये आपको निकालना होगा। और आपको जो है इन संख्याओं को काटोगे तो इधर 0.28 आएगा, यहाँ पर 0.28 रख दिया, इधर 0.28 यहाँ पर रख सकते हो आप। और उधर मैंने जो है टी एफ जीरो माइनस टी एफ जीरो ही टी एफ रख रखा है अभी। इधर जो है इसको सॉल्व करके दूसरी साइड में ले जाओगे तो यहाँ पर 1.04 अपॉन 0.28 आया था जब उसको सॉल्व किया अपन ने। तो सॉल्व करने के पश्चात टी एफ जीरो माइनस टी एफ बराबर 1.04 अपॉन 0.28 आया। अब यहाँ पर आपको क्या करना था, टी एफ जीरो की जगह पर आपको जीरो रखना ही था, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जल जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ बनता है। तो यहाँ पर जो है आप टी एफ जीरो का मान, टी एफ जीरो को दूसरी साइड में ले गए, -3.71 हो गया। इधर टी एफ जीरो का मान 0 रख दिया और 3.71 को इसमें से घटाया। इधर टी एफ बराबर -3.71 आंसर आपका आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, टी एफ का मान यहाँ पर -3.71 होगा। तो इस प्रकार आपको ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। कैसा भी क्वेश्चन हो आप इन्हीं फॉर्मूलों को लगाएं और आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हो। देख लीजिए आप, कैसा भी क्वेश्चन हो सभी को इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना होगा। डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी बी, इन सभी का मान आपको ये निकालने होंगे। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपके लैब असिस्टेंट एग्जाम में आने नहीं है, इसी प्रकार के नॉर्मल क्वेश्चन होंगे और आसानी से वो सॉल्व किए जा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, कैसा भी क्वेश्चन हो आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। 10 ग्राम ग्लूकोज को 50 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक ताप बताइए। तो यहाँ पर के एफ का मान आपको दे रखा है 18.6। तो उसको जो है केल्विन 100 ग्राम जल में प्रति मोल, तो 100 ग्राम को आप हटाओगे तो इसको 1.86 कर लीजिए। जब इस मात्रक को आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.86। तो यहाँ पर के एफ इंटू स्मॉल एम होता है, के एफ का मान आपको 1.86 रखना होता है। और इधर जो है मोललता आपको निकालनी है, मोललता डब्ल्यू अपॉन एम इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू बी। तो डब्ल्यू ए 10 दे रखा है, इतना ग्लूकोज का अनुभार होता है 180। इधर 1000 अपॉन डब्ल्यू बी करना है, डब्ल्यू बी कितना 50 ग्राम, 50 रख दिया। अब आपको काटना है बस और सॉल्व करना है। तो डेल्टा टी एफ आपको यहाँ पर निकल आएगा 2.06 निकल आया। तो ये आपका आंसर हो गया। के एफ का मान आपको 1.86 रखना था, वो कैसे निकाला था, 18.6 इंटू 100 ग्राम जल में था गुना 10/10 था। ये देख लीजिए मात्रक आपका यहाँ पर 100 ग्राम जल में है, ठीक है। तो यहाँ पर 100 ग्राम का गुना किया था और 10/10 का मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ऊपर और नीचे दोनों साइड में। तो इस प्रकार आप जो है आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 1.86 इसका मान आ गया, देख लिए 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ये मात्रक था इसका के एफ का। तो के एफ का मान फिर मैंने यहाँ रखा था, फिर
यहाँ पर मोललता रखा था और आपका आंसर आया था 2.06। इसी प्रकार आपको ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये देखिए I2 की बेंजीन में मोल बिन 0.2 है, KB का मान 2.5, डेल्टा टी भी पूछा है आपसे। अब देखिए मोल बिन 0.2 दे रखी है, अर्थात 1 मोल बिलियन में दे रखी है। 1 मोल बिलियन में 0.02 तो हो गया आपका I2 और 0.8 हो गया आपका जो है यहाँ पर बेंजीन C6H6। भाई 0.2 मोल बिन दे रखी है आपकी I2 की बेंजीन में, तो बची जो है वो किसकी है? बेंजीन की है। I2 की दे रखी है 0.2 और बची हुई जो है वो बेंजीन की है 0.8। अब आप यहाँ पर डेल्टा टी बी बराबर वही के बी इंटू स्मॉल एम, के बी का मान जो है यहाँ पर रखना है, इधर के बी इंटू स्मॉल एम करना होगा। और के बी का मान आपको सवाल में दे रखा है 2.5, इधर आपने के बी का मान रख दिया। इधर जो है आप जब स्मॉल एम निकालोगे, इसका मोललता निकालोगे तो उसको सॉल्व करोगे तो 250/78 आ जाएगा जब इसको आप सॉल्व करोगे, क्योंकि डब्ल्यू ए का मान आपको दे रखा ही है और इधर डब्ल्यू बी का मान भी आपको दे रखा है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो है 8 आएगा यहाँ पर डेल्टा टी बी का मान। मैंने आपको मोल भिन्न निकालने का सॉल्व करने का तरीका बता ही रखा है इधर, तो ये मैंने पहले भी आपको समझा रखा है कैसे निकाला जाता था। तो इसी प्रकार आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। ऐसा ही क्वेश्चन अगला है, फिर यूरिया का भार ज्ञात कीजिए। तो वही फॉर्मूला इसमें लगाना है। टी एफ का मान आपको -0.93 दे रखा है, यूरिया के बिलियन का हिमांक ताप आपको दे रखा है टी एफ -0.93 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि यूरिया को 50 ग्राम जल में घोला गया है तो डब्ल्यू भी कितना है? 50 ग्राम, और डब्ल्यू ए आपको ज्ञात करना था। तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू स्मॉल एम का फॉर्मूला लगाना था आपको, और डेल्टा टी एफ जो है वो आपको टी एफ जीरो माइनस टी एफ करना था। टी एफ जीरो जो है वो जीरो होता है, ये मैंने आपको पहले ही करवा रखा है। और जो टी एफ था उसका मान -0.93 आपको दे रखा है सवाल में, और के एफ का मान आपको 1.86 है। इधर स्मॉल एम का मान आप निकाल सकते हो, मोललता W/M इंटू 1000/W। तो आपसे W पूछा है तो W आपका निकल ही आएगा 1.50। बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, तरीका यही रहेगा जो मैंने अभी तक आपको बताया है। इधर से आपसे W का मान पूछा था, वो W निकाल लीजिए मोललता वाले में से। इसी प्रकार आपको सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से करने हैं। यदि आपसे MA पूछे तो MA निकाल लीजिए मोललता वाले में, बाकी का मान रख दीजिए। कुछ भी नहीं है इनमें, सिंपल क्वेश्चंस हैं। जैसे 10 ग्राम जल को 100 ग्राम 10 ग्राम को 100 ग्राम में घोला है तो डब्ल्यू भी पूछा है, डब्ल्यू भी 90 हो गया, 100 - 10 कर दीजिए। बस और कुछ नहीं है, ये बातें, ये छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी होंगी। देख लिए सभी क्वेश्चंस इसी प्रकार से करने हैं आपको। अब मैं 1-2 क्वेश्चंस आपको अलग टाइप के करवा देता हूँ, बाकी तो सेम यही रहने हैं क्वेश्चंस। TF जीरो का मान आपको जो है 0 रखना था, बस ये ध्यान रखना है। और उसके लिए जल के लिए जो क्वथनांक ताप था वो 100 डिग्री रखना था। बाकी तो वही फॉर्मूले लगाने हैं इसमें। एक आध क्वेश्चन कभी कभी इस प्रकार के भी आ जाते हैं, तो ये भी आप देखिए एक बार। BaCl2 को यहाँ पर T1 और KCl का T2 के अति तनु विलयनों के क्वथनांक समान मोलरता वाले में संबंध है। तो यहाँ पर इनमें संबंध बताना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। डेल्टा टी बी समानुपाती n होता है, या फिर डेल्टा TF हो वो भी समानुपाती n होता है, या फिर प्रासरण दाब हो वो भी समानुपाती n होता है। तो यहाँ पर n जो है वो कणों की संख्या है। कण का मतलब जैसे BaCl2 है, BaCl2, तो यहाँ पर कण देखने, कण का मतलब Ba 1 हो गया और Cl 2 हो गया, यहाँ पर तो 3 हो गए, ऐसे देखने होंगे आपको। तो यहाँ पर इन दोनों में देखिए, और KCl में देखिए, KCl में 1 K हो गया, 1 Cl हो गया, 2 ये हो गए। तो यहाँ पर संबंध बताना है आपको। तो यहाँ पर 3 जिसमें है उसका ज़्यादा है और 2 जिसमें उसका कम है, तो BaCl2 का T1 था तो यहाँ पर T1 ज़्यादा हो गया T2 से। तो बस यही संबंध है इसमें, देख लीजिए। यहाँ पर n जो है कणों की संख्या है, तो BaCl2 के लिए n का मान 2 हो गया और KCl के लिए n का मान 1 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको निकालने हैं। तो ऐसे ही निकालना है आपको, और कुछ भी नहीं है इस सवाल में। यहाँ पर कण पूछे हैं आपसे, उसके 2 कण, उसके 1 कण। यहाँ पर जो है इसके जो है 2 कण हो गए, इसका KCl का केवल 1 होता है, आयनिक यौगिकों का केवल 1 होता है, ये ध्यान रखना है। इधर BaCl2 जो है इसका 2 हो गया, एक Ba है और एक और दो Cl है, 3 हो गया, इसका 3 मान लीजिए। KCl के लिए 1 माना जाता है क्योंकि आयनिक यौगिक। ठीक है, तो ये कण आप निकाल सकते हो यहाँ पर आसानी से। यहाँ पर ज़्यादा देख लीजिए, ज़्यादा वाले कौन से हैं, Ba और Cl2 है, यहाँ पर K और Cl ही है केवल।
तो ज़्यादा जिसका उसका ज़्यादा कर लीजिए। देखिए अब यहाँ पर सुक्रोज में विलयन के क्वथनांक ताप में बढ़ोतरी हो रही है 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसी सांद्रता के NaCl विलयन के क्वथनांक में कितनी बढ़ोतरी होगी। NaCl के लिए n का मान यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है, एक n हो गया, एक Cl हो गया 2। सुक्रोज के लिए n का मान क्या होता है, सुक्रोज एक अवाष्पशील यौगिक है, इसके लिए 1 होता है, तो यहाँ पर n का मान 1 हो गया सुक्रोज के लिए, ठीक है, क्योंकि जितने भी अवाष्पशील विलय होते हैं सुक्रोज, यूरिया वगैरह, ये अवाष्पशील है और इनके लिए n का मान हमेशा 1 ही रहेगा। NaCl में एक n है, एक Cl 2 हो गया, तो ज़्यादा किसका हो गया, NaCl का हो गया, तो NaCl के क्वथनांक में बढ़ोतरी हो जाएगी। उसका 0.1 था तो इसका बढ़ करके कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बस इतना ही ध्यान रखना भाई। उसका जब 1 था तो इसका 2 हो गया, तो उसका 0.1 है तो 0.2 हो जाएगा। तो वहाँ पर भी ऐसे ही था, KCl के लिए n का मान 2 था, यहाँ पर ये 1 लिख रखा मैंने, थोड़ा मिस्टेक थी, क्योंकि एक K है एक Cl है, 2 हो गया, इधर B है 1 है, इधर 2 Cl है, तो ये 3 हो गया n का मान, थोड़ा यहाँ पर चेंज अप कर लेना। तो ऐसे ही क्वेश्चन है यहाँ पर जो आपको सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है इनमें, वही तरीके यहाँ पर लगवाने होंगे आपको। अब KB का मान आपको दे रखे हैं, बाकी आपसे विलयन कब जमेगा ये पूछ लिया, ठीक है। तो आपसे आपसे यहाँ पर TF का मान पूछा था, तो ये अनुपात वाला फॉर्मूला लगा देना था, डेल्टा TF अपॉन KF अपॉन KB, उसमें आपको मान रखने हैं बस। यहाँ पर मान रख लीजिए, 0 इधर, इधर 100 में, और इधर TF 0 जो है वो डेल्टा TB जो था वो 100 और TF 0 0 मानना है। बाकी आपसे TF पूछा, TF आप सवाल से निकाल लीजिए, देखिए TF का मान। सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से करने होंगे, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया वही तरीके लगाने हैं, देख लीजिए सभी में वही तरीका लगेगा। सिर्फ इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल, ये ध्यान रखना। निम्न में से किसके 0.10 मोल जलीय विलयन का सबसे ज़्यादा हिमांक में अवनमन होगा। तो मैंने आपको बताया था डेल्टा TF समानुपाती n, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उनमें कणों की संख्या देखनी है आपको। तो कणों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले आपको डेल्टा TF समानुपाती n करना था। हिमांक दे रखा है तो डेल्टा TF समानुपाती n, और क्वथनांक ताप दे रखा है तो डेल्टा TB समानुपाती n। तो यहाँ पर हिमांक की बात करी गई, हिमांक में कितनी कमी हो रही है, अवनमन हो रहा है, सबसे ज़्यादा हिमांक में कमी किसकी हो रही है। तो यहाँ पर देखिए कणों की संख्या जिसमें सबसे ज़्यादा होगी उसका हिमांक में अवनमन भी सबसे ज़्यादा होगा। तो कण देखिए सबसे ज़्यादा किस में है, ये C6H12O6, ये तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है, और ग्लूकोज के लिए हमेशा n का मान 1 होता है, मतलब कणों की संख्या 1 होती है, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो अवाष्पशील विलय है, तो अवाष्पशील के लिए तो 1 माना जाएगा। बस यही बात आपको ध्यान रखनी थी। तो इधर D वाले के लिए तो 1 हो गया केवल n का मान। KCl के लिए n का मान कितना हो गया, 2 हो गया, एक K और एक Cl। K2SO4 के लिए 3 हो गया, 2K, K2 2 मतलब K तो 2 हो गया, इधर SO4 को 1 ही मानते हैं हम क्योंकि सल्फेट होता है, तो 2 इसके लिए हो गया। इधर एल्युमिनियम 2 हो गया और सल्फेट 3 हो गए, Al2 हो गया ना, एल्युमिनियम 2 और SO4 कितने हैं 3, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा Al2SO4 में n का मान है, तो जिसके लिए n का मान ज़्यादा है उसके लिए जो है हिमांक में अवनमन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यही आपसे पूछा है कि विलयन का सबसे ज़्यादा हिमांक में अवनमन किस लिए हो रहा है, Al2SO4 के लिए। हिमांक में अवनमन तो ज़्यादा हो रहा है लेकिन हिमांक उसका कम है, ये भी ध्यान रखना है। ऐसा ही क्वेश्चन ये है यहाँ पर आपका, एक जलीय विलयन में 1 ग्राम यूरिया मिलाया, यूरिया क्या होता है, अवाष्पशील विलय, उसके लिए 100.25 डिग्री पर यह उबल रहा है, तो समान आयतन का 3 ग्राम ग्लूकोज वाला जलीय विलयन उबलेगा। यूरिया और ग्लूकोज के आणविक भार आपको 60 और 180 दे रखें। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए यूरिया और ग्लूकोज दोनों अवाष्पशील विलय हैं, और अवाष्पशील विलय जो है उनके लिए n का मान सदैव 1 ही रहेगा। इस वजह से इतने ही डिग्री पर उबलेगा, वो भी जितने पर ग्लूकोज उबल रहा है इतने पर ही यूरिया जितने पर उबल रहा है इतने पर ही ग्लूकोज उबलेगा, क्योंकि वो जो है अवाष्पशील विलय है, और अवाष्पशील विलयों के लिए कणों की संख्या समान रहती है, तो डेल्टा TB समानुपाती n रहेगा इसके लिए भी, ठीक है। तो यूरिया और ग्लूकोज के लिए n का मान 1 रहेगा, तो इसमें सेम टू सेम आंसर वही रहेगा। अब ये आपका विलयन का प्रासरण दाब बचा है, इसको कल एक वीडियो और बना देंगे और कल इस चैप्टर को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।